नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए टैग वर्ड्स लेकर के आए हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये टैग वर्ड्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टैग वर्ड्स का जो है बहुत समय से जो है बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर टैग वर्ड्स का दे दीजिए। पिछले 1 महीने से जो है ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था और मैं इसको जो है आखिरी समय के लिए बचाए हुए था कि आखिरी समय में जो है ये टैग वर्ड वाला वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व करने की जो है हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। इंतज़ार के बाद जो है मैं दे रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, ध्यान से जो है इसका नोट बना लीजिए, नोट्स कर लीजिए। 2-4 बार देखते रहोगे ना तो 2-3 दिन, अभी बहुत जो समय बचा है आपके पास 6 दिन का, उसमें आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए टैग वर्ड्स क्या है और इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, पियाजे है, जीन पियाजे में टैग वर्ड्स क्या है? तो ऐसे टैग वर्ड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आत्मसातीकरण, ये शब्द दिख जाए जहाँ पे क्या होता है, पुराने ज्ञान, पुराने ज्ञान अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जो है जोड़ना। ठीक है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ना शब्द अगर आ जाए तो आत्मसाती करो, जिसे कहते हैं असिमिलेशन। समायोजन में क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, पुराना ज्ञान और नए ज्ञान से बदलाव होता है, चेंज होता है। संतुलन क्या होता है, आत्मसाती और समायोजन के बीच में संतुलन होता है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये कथन जीन पियाजे का है। स्कीमा शब्द क्या होता है कि जो भी दिमाग में इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भरी हुई है, जो भी दिमाग में सारी जितना भी कुछ आपके नॉलेज है, वो सब स्कीमा है। और इसी में अगर हमने कुछ नया ऐड कर दिया तो आत्मसातीकरण हो गया। इसी में स्कीमा में हमने कुछ बदल दिया, चेंज कर दिया, तो समायोजन हो गया, जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, और उसके बाद जिज्ञासु, बच्चे जो है जिज्ञासु छात्र होते हैं, वातावरण के साथ खोजबीन करते हैं और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत 4 चरण दिए गए थे। इतने शब्द आपको दिमाग में भरा होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट है बाइगोस्की के लिए जो टैग वर्ड्स हैं, बाइगोस्की के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जो है शब्द यूज़ हो जाए तो बाइगोस्की का आंसर होगा। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, ये भी पता होना चाहिए। वाइगोस्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है, परस्पर शिक्षण को महत्वपूर्ण माना है। व्यक्तिगत वार्ता जो होती है, प्राइवेट स्पीच, बच्चा जो है अपनी समस्याओं के लिए जो है प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करता है, मतलब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करता है, जहां पे बच्चा मुंह से अकेले में चुपचाप बड़बड़ाता रहता है, अकेला हो या दुकेला हो, अपना खेल रहा है और बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीच हो गया। सोशल स्पीच होता है जहां पे बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, और इनर स्पीच जो होता है, प्राइवेट स्पीच अब कन्वर्ट हो जाती है इनर स्पीच में, मतलब बच्चा बोलता नहीं है, मन ही मन में जो है अपनी समस्याओं का जो है निदान करता है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग शब्द जो है जुड़ा हुआ है ले बाइगोस्की से, है ना, जिसको कहते हैं टेम्परेरी हेल्प, है ना। ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी हेल्प के द्वारा जो है मतलब बच्चे का जो है सहायता करना। समीपस्थ विकास क्षेत्र, मतलब बच्चे को बहुत सारे नॉलेज है लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उसको नहीं है, तो वहाँ पे आपको मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात। और एमकेओ की मतलब जो भी मदद वाला होगा वो मोर नॉलेज अदर्स होगा, मतलब अधिक जानकारी रखने वाला होगा बच्चे से। ठीक है, ये शब्दावलियां यूज की जाती हैं लेव वाइगोस के लिए। और जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये शब्दावलियां आपके एग्जाम मतलब आपके ऑप्शंस में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। अब अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग में जो है किस तरीके के टैग वर्ड्स आते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नैतिक तर्कणा का मतलब सही और गलत में सही की तरफ जाना, तर्क करते हुए, है ना, उस पर क्या तर्क दिया ये इंपॉर्टेंट है। नैतिक दुविधा, दो सही चीजों में दुविधा होना, डायलेमा होना, जैसे माता पिता में आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हो, दो फेवरेट चीजों में आप क्या खाना पसंद करते हैं, इस तरीके के। पूर्व नैतिकता चरण, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, जहां पे बच्चे में नैतिकता नहीं होती है और जो भी नैतिकता मिलती है बाहर से मिलती है, मतलब ये नैतिकता नहीं है और उसे नैतिकता दी जा रही है बाहर से। बाहर से कौन दे रहा है, माता पिता या जो भी सगे संबंधी हैं आसपास का समाज और लोग। ठीक है, और पूर्व पारंपरिक नैतिकता में क्या होता है,
इसमें बच्चे में जो है क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है नैतिकता के नियमों को पालन करता है कि ताकि लोग उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की समझे। और कानून ज़रूरी है, कानून का पालन ज़रूरी है, समाज में बनाए हुए नियम ज़रूरी है और उसका पालन करना ज़रूरी है ताकि लोग उसे अच्छा लड़का या लड़की समझे या फिर सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। उत्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर नैतिकता चरण, है ना? इस चरण में क्या होता है, बच्चे में नैतिकता होती है, मतलब आंतरिक उसके अंदर से आती है नैतिकता, है ना? मतलब इतना सब कुछ सीख चुका है तो अब उसके अंदर अनैतिकता हो गई। तो समाज के अगर कोई नियम गलत है तो उसको बदलेगा, पहली चीज़। और अगर ये भी है कि अगर सार्वभौमिक में क्या होता है कि अगर मतलब सार्वभौमिक जो सही है वो सही है, मैं उससे आगे कुछ नहीं करूँगा, गलत कुछ नहीं कर सकता। ये है, ठीक है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग में इस तरीके की शब्दावली अगर प्रयोग हो तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है, ठीक है? आंसर मतलब लगा देना है। अब आ जाते हैं नोम चोम्स्की के बारे में। तो नोम चोम्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो भाषा के संदर्भ में था, मतलब बताया था कि बच्चे में जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो भाषा जन्मजात क्षमता, और ये जन्मजात क्षमता कैसे मिलती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से मिलती है। मतलब इन्होंने कहा, चोम्स्की का मानना था कि मनुष्य के दिमाग के अंदर एक ऐसी डिवाइस फिक्स्ड होती है जिसके द्वारा जो है बच्चा जो है अपनी भाषा का जो है मतलब भाषा सीखता है। उसके बाद इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का जो है सिद्धांत दिया था। तो ये जो शब्दावलियां हैं ये नोम चॉम्स्की से जुड़े हुए। अब विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शीर्षाभिमुख जो है सिद्धांत होता है। मतलब विकास की जो प्रक्रिया होती है सिर से शुरू होती है और उसके पैर की तरफ बढ़ती है। इसे कहते हैं सेफेलोकॉडल। क्या कहते हैं? सेफेलोकॉडल कहते हैं। ये शब्द आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद समीपस्थ जो है दूर सिद्धांत, मतलब समीप से दूर जा रहा होगा। तो इसका मतलब होता है कि ये जो है जो विकास की जो प्रक्रिया होती है, दिशा होती है, वो शरीर के मध्य भाग से शुरू होती है और बाहर की तरफ जाती है। इसलिए कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहें तो प्रॉक्सी जो है प्रॉक्सीमो डिस्टल, ठीक है? ये दो शब्दियाँ जो शब्द हैं ये इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार शब्द हिंदी से बदल दिए जाते हैं, हिंदी में थोड़े से अजीब हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? गर्भ से कब्र तक होती है। ये गुणात्मक परिवर्तन के रूप में जानी जाती है ना? उसके बाद चक्रीय तरीके से होती है, रेखिक नहीं होती है, मतलब एक रैखिक नहीं होती है। विकास जो है ऐसे ऐसे चलता है ना? स्पाइरल फॉर्म में होता है, चक्रीय रूप में होता है, मतलब ऊंच नीच कहीं कम ज्यादा इस तरीके से होता है, ठीक है? हर व्यक्ति का अपना विकास का जो है एक पैमाना प्रक्रिया होती है, तो व्यक्तिगत होता है, ऐसा नहीं है कि हर सब के लिए समान हो, ऐसा भी नहीं है। अब आ जाते हैं थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक में क्या है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो जो है सीखने का सिद्धांत है। अभ्यास का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था। ये सारे शब्द जो है थॉर्नडाइक से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये थॉर्नडाइक के लिए अगर शब्द यूज हो तो इनको आंसर पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं जो सीधा टैगवर्ड्स पे। तो ये है क्या, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएंगे? तो देखिए पॉजिटिव टैगवर्ड है तो पॉजिटिव शब्द है। मान लीजिए जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन का जो नेचर होगा, पहली बात तो वो पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन का नेचर अपने आप में पॉजिटिव होगा और उसका जब पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो उसका उत्तर भी जो है ए बी सी डी चार ऑप्शंस में भी पॉजिटिव ही होंगे। तो अगर एक क्वेश्चन जो कि पॉजिटिव रूप में पूछा गया है तो उसका एक उत्तर पॉजिटिव होगा, बाकी सभी उत्तर निगेटिव होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्वेश्चन के तीन निगेटिव जो है उत्तर होंगे और एक पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव उत्तर होगा वो हमें आंसर लगा पॉजिटिव प्रश्न का पॉजिटिव उत्तर होगा। निगेटिव प्रश्न का निगेटिव उत्तर होगा और उसके चार तीन जो है पॉजिटिव उत्तर होंगे, तो जो कि गलत हो जाते हैं। बस इसी चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? अब आ जाते हैं एक एक शब्द देखते हैं। सर्वांगीण विकास क्या होता है? ऑल ओवर डेवलपमेंट। भाई बच्चे के संपूर्ण विकास की बात होनी चाहिए हमेशा। भाई ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे के आपका बच्चा हो और आप कहो कि सिर्फ केवल हम बच्चे के जो है भावनात्मक जो है विकास पर ध्यान देते हैं या बच्चे के हम नैतिक कुछ गलत ना करें और शारीरिक विकास का क्या करेंगे आप? तो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जो है काम करना चाहिए। चाहे वो स्कूल जो होता है, एक तरीके से स्कूल क्या करता है? स्कूल बच्चे के संपूर्ण विकास में सहायता करता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट यूज किया जाता है अपसारी चिंतन या हस्तपरक अनुभव। अपसारी चिंतन क्या होता है? जिसका मतलब होता है कि बच्चा जो है दो तरीके के चिंतन होते हैं, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन तो किसी काम का नहीं होता, है ना? तो
अपसारी चिंतन में क्या होता है कि बच्चा जो है एक समस्या का, मान लीजिए ये समस्या का वो लिख दिया प्रॉब्लम है, इस समस्या के कई जो है उत्तर, संभावित उत्तर देता है। तो इस तरीके के जो है, जो सोच रखने वाला बच्चा होता है, चिंतन करने वाला बच्चा होता है, प्रतिभाशाली मानते हैं हम अगर आपका बच्चा, आपने कोई बच्चे से क्वेश्चन पूछा और अब बच्चा आपका उत्तर दो तीन दे पा रहा है, उसके कई उत्तर दे पा रहा है, जैसे बिजली अगर चली जाए तो बिजली ना होने पे आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो बच्चा कहेगा पापा फैन नहीं चलेगा, फिर दूसरा कहेगा फ्रिज भी नहीं चलेगी, मेरी तो आइसक्रीम गल जाएगी, फिर पापा मेरा एसी नहीं चलेगा, मुझे तो बहुत गर्मी लगती, मैं टीवी कैसे देखूंगा, हमारा लैपटॉप कैसे चार्ज होगा। तो देखिए कितने सारे उत्तर दे रहा है ना। ये होता है। अगर पूछा जाए घर में धुआं हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी, ज़्यादा धुआं हो जाएगा तो हो सकता है मुझे दिखाई ना दे, ऐसे समझ तो कई हो रहा है ना। तो यही होता है अपसारी चिंतन, बच्चा सोच जो है उसकी थोड़ी एक्सपैंड हो रही है। हस्तपरक अनुभव का मतलब होता है हैंड जो है फ्री जो है गतिविधियां, मतलब हाथ से, हस्तपरक मतलब अनुभव प्रदान करना, जहां पे हाथ से गतिविधियां करता है बच्चा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हस्तपरक अनुभव जरूरी है बच्चों के संदर्भ में अगर हम बात करें। अब सारी चिंतन जरूरी है, सर्वांगीण विकास बच्चे के लिए जरूरी है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग बहुत जरूरी है ना। पोर्टफोलियो का प्रयोग बहुत जरूरी। पोर्टफोलियो का प्रयोग क्या होता है, जहां पे भी कोई क्वेश्चन आए और ये शब्द हो तो ये समझ लीजिए कि आंसर यही होगा। अब ये पोर्टफोलियो है क्या, एक रिपोर्ट कार्ड है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक रिपोर्ट कार्ड है ना, जिसमें बच्चे की संपूर्ण जो है जानकारी दी जाती है, बच्चे की संपूर्ण जानकारी होती है ना। और उस जानकारी को उसके पेरेंट्स के साथ साझा किया जाता है, और एकेडमिक में जो है उसके लिए मतलब कि भाई अगर कोई जानकारी हमने सब कुछ हासिल कर ली और बच्चे में कोई कमी हो गई, कोई कमी है, कोई समस्यात्मक है, कोई चीज़ें जो है उसकी कमियां रह गई पढ़ाई लिखाई में, तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, मतलब निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं हम बच्चे के संदर्भ में, पोर्टफोलियो बनाते हैं एक तरीके से। अग्रोन्मुखी व्यवहार मतलब आगे के बढ़ने वाला व्यवहार। अब बच्चे का अग्रोन्मुखी, हमेशा बच्चे को आगे की तरफ प्रेरित करना चाहिए, है ना, आगे की तरफ बढ़े ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए। बच्चों के विचारों को हमें महत्व देना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए बच्चों के संदर्भ में। भाई अगर बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है या कुछ आंसर दे रहा है, तो उसको उसको थोड़ा सा जो है वो पुरस्कृत करो कि बेटा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, चलो सब लोग बच्चों ताली बजाओ, क्लैप कर, क्लैप क्लैप क्लैप, ऐसे। तो हम बच्चे को सकारात्मक जब दृष्टिकोण देंगे ना, तो वो इस चीज़ से बूस्ट होगा, उसका इंटरेस्ट जगेगा और वो उसकी सीखने की क्षमता भी जग जाएगी। आंतरिक प्रेरणा, आत्म प्रेरणा विकसित करने की बहुत ज़रूरत है बच्चे में, आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है आंतरिक, जब बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो वो जो है बच्चा सीखने में रुचि दिखाता है। अब आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे होगा, जब वो चीज़ें जब रुचि दिखाएगा, आनंदित महसूस होगा, है ना, या फिर उसको जो है आनंद महसूस होगा। जैसे आंतरिक, जैसे एक बच्चा स्कूल से घर आता है और घर आते हुए अपना लंच अंच करता है, तो माता पिता को ये नहीं कहना पड़ता कि होमवर्क कर लो, क्योंकि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। आंतरिक रूप से प्रेरित है इसलिए वो अपना लंच करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद अपना कॉपी किताब खोलता है और अपना होमवर्क करने बैठ जाता है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। उसका मतलब है कि उसका उस कार्य में इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है, आनंदित महसूस होता है। ठीक है, आत्म प्रेरणा विकसित, स्वयं के अंदर भी आत्म प्रेरणा होनी चाहिए ना, सेल्फ जो है अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है। तो यही बात कही गई है। बच्चा करके सीखना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना। भाई बच्चा जब स्वयं से किसी कार्य को करता है तब वो ज्ञान ज्ञान का जो है सक्रिय निर्माण करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद है। अंतः क्रिया, भाई सामाजिक अंतः क्रिया, सांस्कृतिक अंतः क्रिया, दो ग्रुपों में अंतः क्रिया, दो ग्रुप में बना बना करके बैठ के तो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे तो बच्चा, बहुत सारे जो है बच्चे एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, है ना, एक दूसरे का व्यवहार सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अंतः क्रिया से। ठीक है, निदान के बाद उपचार, इसका मतलब है डायग्नोस के बाद, अगर कोई निदानात्मक प्रक्रिया के बाद जब हम बच्चे का डायग्नोस करते हैं, तब हम उस, जब डायग्नोस में कोई समस्या हमें पता चलती है तो हम उसका उपचार भी करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, तो अगर बच्चे के समस्या को पहचान करना है तो निदान के बाद उपचार भी करना होगा। ठीक है,
अनुरूपक चिंतन एनालॉजिकल थिंकिंग वाले जो है प्रश्न जो है बच्चों को देना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जो है एक क्लासरूम होता है, एक स्कूल होता है, फिर उसमें क्लास होती है, तो समावेशी शिक्षा जो है वहाँ पे उस क्लास में प्रदान प्रदान करनी चाहिए। अब समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको बराबर का जो है दर्जा देना चाहिए, पहली चीज़, और सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए, कोई भी जो है ना ऊँचा है ना नीच है। दूसरी पॉइंट जो है हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे सामान्य बच्चे होंगे, सामान्य बच्चे मान करके विशेष या विशेष बालक या विशिष्ट बालक या हम जो है प्रतिभाशाली बालक के रूप में नहीं तोड़ेंगे, हम सबको समान रूप में देखेंगे, है ना? सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई है संदर्भ में, ठीक है? बच्चे का सतत मतलब कंटिन्यूअस मूल्यांकन करते रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। और व्यापक में मतलब बच्चे का जो है थोड़ा-सा डीप मूल्यांकन करो, उसके शारीरिक मूल्यांकन भी कर लो, उसका मानसिक मूल्यांकन करो, उसके जो है उसका हर चीज़ का जो भी एक क्लास में जो भी ज़रूरत है, भाई देखो आपका बच्चा सही साफ-सुथरा नहीं लिखता, तो इसका मूल्यांकन हुआ कि नहीं? आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ध्यान देता है, आपका बच्चा शारीरिक में जो है थोड़ा-सा कमज़ोर है, इस तरीके बड़ा जो है खेलते-खेलते एकदम से दौड़ नहीं पाता है, तो शारीरिक थोड़ा एक्सरसाइज़ करवाई, तो इस संपूर्ण मूल्यांकन की बात हो रही है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन में होता है कि छात्रों के हम प्रगति का जो है निरीक्षण करते हैं। अब रचना फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इसमें क्या होता है हम बच्चे की प्रगति का निगरानी करते हैं और हम बच्चे का क्या करते हैं लगातार हम फीडबैक देते हैं। भाई फीडबैक देंगे, फीडबैक लिया जाता है, फिर जिससे जो है टीचर जो है अपने फीडबैक के द्वारा आधार पर जो है टीचर अपने शिक्षण में भी जो है चेंजेस करता है और छात्रों की ज़रूरत को भी समझता है। तो यही रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है? और रचनात्मक मूल्यांकन में हम बस इतना ही ठीक है। पूर्व ज्ञान को महत्व देना है बच्चों को, गलतियों को भी महत्व देना है, गलतियाँ जो है गलतियों के लिए हमें बच्चों को डाँटना नहीं है। परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा की बात कही जाए तो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के संदर्भ में। ज्ञान का संबंध और स्थानांतरण बहुत ज़रूरी है। एक पूर्व ज्ञान जो है बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके जो है नेक्स्ट ज्ञान की तरफ जाता है, तो यही ज्ञान ज्ञान का स्थानांतरण, ज्ञान का जो भी दिमाग में भरा है उसके सहसंबंध होता है, कुछ ना कुछ जो भी बच्चा जानता है मतलब ज्ञान का सहसंबंध है, ठीक है? रचनावाद सृजनात्मकता, वही मैंने जो आपको बताया, तो ये रचनावाद जो है इसमें बच्चा जो है मतलब स्वयं से जो है अनुभव, बच्चे के अनुभव को महत्व देते हैं रचनावाद में, है ना? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी तभी होगा ना जब बच्चा स्वयं से कुछ करेगा, स्वयं से करेगा, तो उसके स्वयं के करने के लिए बात कही जा रही है कि बच्चे के अनुभव को हम महत्व देंगे। कल्पना परक प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को अभिप्रेरित करना, खोज विधि या खोजने को महत्व देना, प्रोत्साहन देना, दृश्य या श्रवण सामग्री का प्रयोग करना, क्योंकि समावेशी क्लास होता है जहाँ पे एक सामान्य बालक विशेष बालक जो है पढ़ते हैं, तो इसलिए हम दृश्य और श्रवण सामग्री का भी प्रयोग करेंगे। वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, तो जो भी हम बच्चों को उदाहरण देते हैं तो वास्तविक या जो भी दिनचर्या में रहते हैं उस तरीके से, जैसे हम बच्चों को बोले कि पेट एनिमल्स के नेम बताएं, तो भाई बच्चा जो है अब जिस एरिया में रहता है वहीं के पेट बताएगा ना, तो डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना? अब पता चला कि कानपुर में बच्चा कैमल तो जानता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, तो वो कैमल को क्यों बताएगा पेट एनिमल, या मंकी को क्यों बताएगा बताएगा पेट एनिमल, या कुछ डिफरेंट और एनिमल्स होते हैं जो दूसरे दूसरे देशों में पाले जाते हैं। तो हमें वास्तविक उदाहरणों को जो है देना है जो उसके संदर्भ में हो, जो आसपास देख रहा हो। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे आपने कोई खिलौना ला के दिया और बच्चा क्या कर रहा है, खिलौने को तोड़ के अंजर पंजर उसके खोल डाले, तो भैया बच्चे को उस अंजर पंजर खोलने के लिए आपको तमाचा नहीं मारना है, आपको उस मतलब आपके उस चीज़ को समझना है कि बच्चा एक जिज्ञासा है, वो कुछ खोजबीन करना चाहता है, तो उसकी खोजबीन का आप हिस्सा बनिए। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई ऐसे गेम्स लाइए, ऐसे एक्टिविटीज़ कराइए, ऐसे बहुत सारे आते हैं जिसके पहले से पार्ट्स जो है खुले होते हैं, तो वो बच्चा उसी को जो है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके जो है कुछ नया क्रिएटिविटी करेगा। तो जिज्ञासु होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इसीलिए कहा गया है कुछ ना कुछ खोजता रहता है बच्चा। बाल केंद्रित हमें शिक्षा को महत्व देना है, मतलब बच्चा जो है केंद्र में है, सेंटर में है, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कुछ करा रहे हैं बाल बच्चों के संदर्भ में ही हमें कराना है। सहयोगात्मक अधिगम, बच्चों को सहयोग की ज़रूरत होती है, तो सहयोगात्मक अधिगम में क्या करा सकते हैं भाई, बच्चों को ग्रुप्स में बैठाइए, बहुत सारे ग्रुप्स में, है ना? और क्वेश्चन पूछने पर उसका उत्तर दीजिए, उससे भी आप क्वेश्चन, ये सारा खेल जो है सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। अब आ जाते हैं, ये तो रहा बात पॉजिटिव टैग वर्ड का।
अब ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ये शब्द एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में मिलेंगे। मैं आपको आखिर में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं निगेटिव टैग वर्ड। अब ये क्या होगा कि इसमें प्रश्न जो पूछा जाएगा, इसमें इन शब्दावली निगेटिव क्वेश्चन होगा, निगेटिव क्वेश्चन के रूप में होगा ये, ठीक है। और जो इसके उत्तर होंगे वो एक निगेटिव होगा और बाकी सभी पॉजिटिव होंगे। तो चूंकि निगेटिव क्वेश्चन है तो इसलिए निगेटिव क्वेश्चन का उत्तर भी निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो आप देखिए निगेटिव टैग वर्ड में क्या होता है, रूढ़िवादी सोच। वैज्ञानिक बच्चे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग करना, कठिन शब्दावलियों का प्रयोग करना। बच्चा का कोरी जो है स्लेट होता है, खाली स्लेट होता है ना, तो इसको जो है महत्व ना देना। तो भैया बच्चा खाली खाली स्लेट नहीं होता। बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसके पास पहले से कुछ ज्ञान होता है, क्योंकि उसका परवरिश माता पिता के पास हुई है, मातृभाषा जानता है, बहुत सारा कुछ जानता है ना। 3 साल का हो चुका होता है, 3 साढ़े 3 साल का, तो कोरी स्लेट नहीं होता है बच्चा। वैज्ञानिक संदर्भ में जो है कहें तो हम नहीं होना चाहिए। बच्चे के संदर्भ में रूढ़िवादी सोच को नहीं व्यक्त करना चाहिए, मतलब लड़का और लड़की में भेद करना, है ना, कि लड़की को बस थोड़ा पढ़ाएंगे, लड़की को दूर नहीं भेजेंगे, इस तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। निगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि दो विधियां हैं। आगमन विधि का मतलब होता है कि आगमन विधि जो है वो पॉजिटिव में आता है, ध्यान रखिएगा। आगमन विधि जो कि हमने वहां पर जिक्र नहीं किया, आगमन विधि में क्या होता है, ये विधि अरस्तु की है। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे को उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद बच्चे को नियम बताएंगे। तो ये जो आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर होती है। और ये जो विधि होती है निगमन विधि की बात कर रहा है, ये नियम, पहले हम बच्चे को नियम बताएंगे, सूत्र बताएंगे, और फिर हम इसको उदाहरण की तरफ लेके जाएंगे। बात समझ गए। अभिसारी चिंतन का क्या मतलब होता है, अपसारी चिंतन, वहां पे पॉजिटिव टैग वर्ड अपसारी था, अभिसारी मतलब एक जो, जैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये अपसारी अभिसारी चिंतन का उदाहरण, मतलब अभिसारी चिंतन का उदाहरण है, जिसमें हम किसी प्रश्न का सिर्फ संभावित एक उत्तर देते हैं। बात यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको प्यास लग रही है तो आप कहेंगे नहीं, हो गया का, बात यहीं पे ख़त्म हो गई, है ना। अब आपसे पूछा जाए आपको प्यास क्यों लग रही है, यार मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए मुझे प्यास लग रही है, मैं बहुत पसीना आया था इसलिए बहुत प्यास लग रही है, मैं 2 घंटे से पानी नहीं पिया इसलिए मुझे प्यास लग रही है। बहुत सारे उदाहरण दे रहा है। तो यही जो है अपसारी और अपसारी में अंतर होता है। बच्चे को जो है व्याकरण पर बल देना, परिभाषाओं पर बल देना, नियमों के द्वारा जो है बच्चों को शिक्षण देना, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये हमें बच्चे के संदर्भ में नहीं करना है। बच्चे को हम पढ़ाते हुए व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं बल्कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं, या पुस्तक और शिक्षक दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे के संदर्भ में, मतलब टीचर जो है केंद्र में हो या फिर किताब केवल केंद्र में हो, ठीक है। अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ठीक है। रटना या कंठस्थता पर जोर देना, ये बिल्कुल हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना कि अरे तुमको कुछ नहीं आता, पक हमेशा भोंदू कहीं का, ऐसे मतलब डांटना, हतोत्साहित करना। केवल, मात्र, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये शब्दावलियां नेगेटिव टैग वर्ड में आती हैं। ये अगर शब्द दिख जाए तो तुरंत आंसर को काट दीजिएगा, जिस संदर्भ में भी हो। निगेटिव में हो तो निगेटिव में पूछेगा आंसर, और पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव में तो तुरंत काट देना। बच्चे का अमूर्त से मूर्त की ओर लेके जाना, तो मतलब अमूर्त सोच वाला पहले जो है इमेजिनेशन आधारित प्रश्न बच्चे को कराइए, फिर उसके बाद मूर्त आधारित, बल्कि नहीं, हमें बच्चे को पहले ऐसे एक्टिविटीज करानी जो स्पर्श आधारित हो, भाई मूर्त आधारित हो, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त चाहिए, अमूर्त से मूर्त नहीं चाहिए। डांटना या सजा देना नहीं। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि देखिए, योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, ये योग है, जुड़ा हुआ है, तो मतलब वर्ष के आखिरी में कह सकते हैं, लास्ट में, आखिरी वर्ष के आखिरी में जो है मूल्यांकन करना, ठीक है, ये समझ लीजिए। मानकीकृत शिक्षा या मानकीकृत भाषा का प्रयोग करना नहीं, ठीक है। छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, तो इससे बच्चा जो है वो लालची हो जाएगा और वो भी, उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो सकता है, ठीक है, पढ़ने में। लैंगिक असमानता पर जोर देना, है ना, ये कहना कि लड़का और लड़की में भेद करना, पक्षपात करना, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के विचारों और त्रुटियों पर ध्यान ना देना,
आलोचना कि कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है अभी। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें बच्चे की बात बात पे आलोचना नहीं करनी है कि दूसरों के सामने आप कहो अरे ये पता नहीं, पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल शैतान है, ये है वो है। तो बच्चा सब सुनता है और वो डिमोटिवेट होता है। व्याकरण, परिभाषा, नियम याद कराना नहीं होना चाहिए। दो बच्चों में तुलना करना और फिर उसकी आलोचना करना नहीं होना चाहिए। लास्ट, परीक्षाएं आयोजित करना, मतलब पढ़ाई इसलिए करा रहे हो, परीक्षाएं आयोजित करना या परीक्षा के लिए तैयार करना, ये नहीं होना चाहिए। विशेषता, किसी एक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देना, है ना, ये भी नहीं करना चाहिए। तो कुछ इन शब्द ऐसी जो है शब्दावली आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ये क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नहीं है, तो पॉजिटिव का उत्तर भी पॉजिटिव होगा। और बाकी तो मैंने एक बताया था कि सभी, देखिए, विशेष बच्चों को अलग विद्यालय में शिक्षा देना, अलग कर देना की बात कर रहा है, तो निगेटिव टैग वर्ड है। सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करना, मेधावी छात्रों को विशेष प्रशिक्षण देना, मतलब एक बच्चे को विशेष प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। कमजोर बच्चों को अलग बैठा देना, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। कितना भी क्वेश्चन कर ले, समावेशी शिक्षा से आपको 101% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल सीडीपी में होगा, हिंदी पेडागोजी में भी पूछ सकता है, ईवीएस में भी पूछ सकता है, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपको फिट बैठ जाएगा। चार ऑप्शंस बस थोड़ा से ऊपर नीचे चेंज किए जाएंगे, ठीक है। शब्द याद रखिएगा। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में आत्म प्रेरणा विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चे में आत्म प्रेरणा विकसित करने का, सेल्फ मोटिवेटेड हो, स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित हो, तो उसको पुरस्कार दिलाना चाहिए। तो पुरस्कार देना, अत्यधिक पुरस्कार देना भी सही नहीं है, मैंने निगेटिव टैग वर्ड बताया था। ये क्वेश्चन तो पॉजिटिव है। बाहरी नियंत्रण पर निर्भर बनाना, या सीखने में स्थायी रुचि उत्पन्न करना, या परीक्षा में अधिक अंक लाना। तो देखिए क्या है, आत्म प्रेरणा विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि बच्चे में स्थायी रुचि उत्पन्न करना। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहां पे सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी सामान्यतः सफलता का श्रेय डॉट डॉट को देते हैं और असफलता को जो है किसको देते हैं। अब ये क्वेश्चन सीटेट का 2024 का क्वेश्चन है। तो आप देखिए, महारत उन्मुख शिक्षार्थी मतलब जो बहुत अच्छे पढ़ने में होते, प्रतिभाशाली छात्र होते, क्रिएटिव वाले और सृजनात्मक छात्र होते, वो अच्छे होते हैं, इसलिए अपनी वो सफलता का श्रेय जो है किसको देते हैं, अपनी सफलता का श्रेय अपनी योग्यता और अपनी कोशिश को देते हैं। योग्यता और अच्छी किस्मत को देते हैं, ये किस्मत के भरोसे कौन बैठेगा, तो योग्यता और कोशिश को देते हैं। और असफलता का श्रेय जो है खराब किस्मत को देते हैं, नहीं, निम्न योग्यता को देते हैं या फिर अपर्याप्त कोशिश। तो देखिए यहां पे आंसर हो गया कि सफलता का जो श्रेय है ये योग्यता और कोशिश को देते हैं, और असफलता का जो श्रेय है वो अपर्याप्त कोशिश को देते हैं कि उसने अपर्याप्त मेहनत की है, इसलिए मैं जो है असफल हुआ हूं। और अब नेक्स्ट टाइम मैंने है फिर से और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा तो मैं जो है पास हो जाऊंगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अधिगम दिया है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव है, तो ये बात सही है कि नहीं है, तो बात बिल्कुल सही है भाई, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित शब्द लिखा है, तो पॉजिटिव है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना, क्योंकि बच्चा यहां पे केंद्र में है, और उसकी प्रतिभागियता को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक टीचर को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। अब क्वेश्चन तो है कि किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, तो मतलब ये क्वेश्चन पॉजिटिव है। अब उत्तर भी हमें पॉजिटिव, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों या पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे, या फिर समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी। अब यहां पे देखिए, अच्छे समाधानकर्ता के रूप में अगर हम देखें तो हम समाधान, जो भी हमारी प्रॉब्लम है
उसको हम बड़े और जटिल समस्याओं को छोटी छोटी समस्याओं में विभाजित कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आंसर हो गया। केवल वाला पॉइंट आप तुरंत काट दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आंसर है ना, एक विशिष्ट तरीके से केवल हल करने की बात करी, मतलब एक कोई तरीका है उसके तरीके से हल करो नहीं, जो मौजूद है पहले से ही उसके बारे में जो है बात ध्यान दो ज़्यादा। तो देखिए सारे ऑप्शंस गलत हो रहे हैं कि नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, टीचर की कोई भूमिका नहीं होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में टीचर की भूमिका होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा स्कूल में अकेले बैठता है। भाई बच्चा केंद्र में है, बच्चा एक्टिविटी करता है, तो यहाँ पे टीचर की भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पे लिया है गलत, ठीक, तो यहाँ पे हटा देंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन है। शिक्षिका की जो है सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। विद्यार्थी कैसे निष्क्रिय हो सकता है, यहाँ पे तो बाल केंद्रित है, तो यहाँ पे भी बच्चा सक्रिय होना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका निष्क्रिय होती है, तो ऐसा भी नहीं है भाई। बाल केंद्रित शिक्षा में भाई बच्चा तो कुछ नहीं जानता है, टीचर जानता है। टीचर बच्चे को प्रोत्साहित करता है कि भाई नहीं नहीं बेटा करो करो, बेटा वेरी गुड वेरी नाइस, ऐसे प्रोत्साहित कर रहा है। तो एक्टिव तो वो भी है ना। तो टीचर और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका में यहां होते हैं। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए टीचर को चाहिए, अब किन भिन्नताओं की, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक, अब व्यक्तिगत भिन्नताएं का मतलब होता है कि भाई हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, इस बात पर ध्यान रखना है। तो क्या हम, जब हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, अगर ये बात आपको पता है, तो क्या हर बच्चे के लिए आप एक मानक और एक समान तरीका अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। बच्चे को उनके अंकों के आधार पर अलग बैठाना और लेबल करना, तो भैया अलग बैठाना लेबल करना ये तो निगेटिव है। छात्रों के साथ संवाद में शामिल हो और उनके दृष्टिकोण को महत्व, बस यहां पे आ गया, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना। आंसर हो गया हम सी। सख्त नियम लागू करना नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे सी हो गया। अब देखिए टैगवर्ड से ही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में, अब याद होना चाहिए कि रचनावादी कक्षा में क्या होता है, बच्चा अपने अनुभव से जो है सीखता है। अपने अनुभव से मतलब स्वयं से, किसी भी चीज को अगर वो कर रहा होगा, किसी समस्या का समाधान कर रहा होगा तो स्वयं से करने का प्रयास करेगा। कोई भी कर रहा होगा तो एक्टिविटी स्वयं से करेगा। तो रचनावादी कक्षा का यही मतलब होता है। तो भैया निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई दे रही है? तो बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, या फिर बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने अपना अनुभव प्रदान कर रहे हैं, या ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, या अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो यहां पे रचनावादी कक्षा में कौन सी क्रिया करती हुई नहीं दिखाई दे, निम्न में कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? तो यहां पे जो है बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, ये क्रिया नहीं दिखाई दे रही है। बाकी बच्चे अपने अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने, मतलब स्वयं के जो है अनुभव को महत्व दे रहा है, तो यहाँ पे बच्चा नई नई कड़ियों को जोड़ने और अनुभव उपयोग कर रहे हैं। ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर सीख रहे हैं। मूर्त वस्तु मतलब ठोस वस्तु। बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिया नहीं दिखाई दे रही है वो है ऑप्शन ए, निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं? अब शब्द आ गया लेव वाइगोस्की, तो हर हाल में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया शब्द जुड़ जाएगा। हर हाल में सोशल वाक मतलब सोशल स्पीच, आंतरिक स्पीच, इनर स्पीच, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, खेल, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। तो यहां पे देखिए लेव वाइगोस्की, तो आत्मवाक का प्रयोग करना, ठीक है, तो जिसे कहते हैं हम इनर स्पीच। इनर स्पीच जहाँ पे बच्चा अपनी समस्याओं का जो है निदान मन ही मन में करता है, ठीक है। जैसे बच्चा जब कोई खेल खेलता है ना, तो नहीं खेल खेलता है तो मन ही मन में घुमाता रहता है गाड़ियाँ, ऐसे करता रहता है ना, और फिर बोलता और बोल रहा है, तो मतलब प्राइवेट स्पीच हो गया। जब नहीं गुड्डा गुड़िया लेकर के बोलता है मैं तुझे जो है देखो मैं तेरे लिए चाय लेके आई हूँ, ऐसे मतलब जो भी गेम खेलते हो, तो बोल बोल के कर रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ केवल आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बच्चा जो है जो है प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रगतिशील शिक्षा में टीचर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब प्रगतिशील शिक्षा में टीचर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, पॉजिटिव है तो उत्तर भी हमें पॉजिटिव। भैया बच्चे को स्वतंत्र कार्य करने के लिए उसके हर हाल में छोड़ देना, गलत। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक जो है निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करता है। तो यहाँ पे एक प्रगतिशील शिक्षा में एक टीचर की जो भूमिका होती है वो सुविधा प्रदाता की होती है, वो उसको जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है। प्रगतिशील शिक्षा जहाँ पे बच्चा जो है प्रोग्रेसिव लर्निंग होती है। प्रोग्रेसिव लर्निंग इज इक्वल टू रचनावादी जो है लर्निंग, मतलब यहाँ पे बच्चा स्वयं के अनुभव को महत्व देता है, खेल खेल में क्रियाएं करता है ना, करके सीखता है, एक्टिविटी से सीखता है, यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से एक, नीचे दिए कौन सा कथन इस विषय पर सही नहीं है? तो बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो ये तो सही है। अनेक प्रकार से सीखते हैं बच्चे, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल जो है कक्षा में सीखते हैं, तो यही कथन सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन तो निगेटिव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे जो है ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं? तो सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। इस कथन को हम यहाँ पे गलत कर देंगे। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, मतलब अपनी समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। अगर आप उनको खुला छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि पियाजे तो कहते हैं बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है ना, तो बच्चा समाधान कर रहा है कि नहीं, तो ये बात भी याद रखना। बच्चे जो है अपसारी चिंतन के होते हैं, जहाँ पे बच्चे को अगर थोड़ा सा भी मतलब हेल्प करोगे तो बच्चा अपसारी सोच का निकलेगा, मतलब एक समस्या के कई समाधान उत्तर दे सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, तो यहाँ पे बच्चा वैज्ञानिक अन्वेषक भी बताया रहे। अन्वेषक का मतलब होता है एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करने वाला होता है। वैज्ञानिक क्या करता है? एक्सप्लोर करता है, खोज करता है, होता है खोज करता कह सकते हैं, खोज करने वाला। तो बच्चे वैज्ञानिक खोज करता होते हैं। भाई किसी के घर जाते खोज कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, है ना, चुलबुल रहते हैं, जिज्ञासु होते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं। पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषक होते हैं, मतलब पर्यावरण के साथ सक्रिय जो है खोज क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो गया, बी सी डी इसका सही जवाब होगा। तो कुछ इस प्रकार के आपको पॉजिटिव और निगेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। यकीन मानिए सीडीपी का अधिकतम हिस्सा आप यहाँ से कर सकते हैं। ज़रा सा आपको दिमाग लगाना है और आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे 90% पेडागोजी के क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।